तुम आए तो आया मुझे ख्याल, गली में आज चांद निकला। लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। ज्वाइन कर रहा हूं मैं आपको वॉशिंगटन डीसी से। यहाँ पे बहुत हलचल हो रही है, इस पे भी बात करेंगे थोड़ी, मगर पहले रेचेप तैयब एर्दोआन का पहला दौरा पाकिस्तान में 5 साल के अंदर। और क्या दौरा था ये! बहुत बड़ा इस्तकबाल किया गया एयरपोर्ट के ऊपर। फॉर्म 47 के वजीर आजम शहबाज शरीफ हाथ में हाथ डाले एर्दोआन साहब के साथ, जहाज से उतरे जब वो, तो हाथ पकड़ा उनका। नीचे और भी ममिफाइड शख्सियात मौजूद थी, जिसके अंदर से मम्मी नंबर 1 आसिफ अली जरदारी और उनकी जो बेटी हैं, क्या नाम है उनका, मुझे नाम भी याद नहीं आ रहा है इन भुट्टो जरदारियों का। आसिफा, आसिफा बीबी आसिफा, जो फोटो कॉपी करने की कोशिश की जा रही है बेनजीर भुट्टो को और सिंपैथी हासिल करने के लिए, वो भी मौजूद थी। मिसेस एर्दोआन भी थी। बहुत ही शानदार इस्तकबाल हुआ। और जैसे एर्दोआन साहब को अपने जो प्रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स के अंदर वो गेस्ट का इस्तकबाल करते हैं, उसी तरीके से लाल सूट बूट बना के हमने खड़े किए हुए थे वहां पे अपने भी सिपा सालार टाइप लोग। मगर इंटरेस्टिंग इसके अंदर बड़ी कुछ इंटरेस्टिंग चीजें भी नजर आई कि इस्तकबाल के अंदर लेटर ऑन हमने देखा कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर खड़े हैं बीच में, सीना अपना चौड़ा करके। उनके साइड पे एक बहुत ही मासूम सा, सहमा हुआ सा शहबाज शरीफ भी खड़ा हुआ है। और उनके सीधे हाथ के ऊपर आर्मी चीफ के एर्दोआन साहब खड़े हुए हैं। ये बहुत बड़ा एक कॉन्ट्रास्ट था जो हमने देखा, और शायद इसीलिए इतना एक ब्लस्टर भी है। कॉन्ट्रास्ट था जो अभी हाल ही के अंदर 2 रोजा ट्रिप की है हमारे फॉर्म 47 वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने एमबीजी के साथ। एमबीजी के जो ऑप्टिक्स थे उसके अंदर जनरल आसिम मुनीर का पीछे से सर दिखाया गया, और ये एक तासुर देने की कोशिश की गई कि जनरल आसिम मुनीर इज ऑन दी आउट्स विद एमबीजी और दीगर और जो ये लोग हैं बेसिकली। तो एर्दोआन की ट्रिप क्यों इंपॉर्टेंट है? एर्दोआन की ट्रिप है इसलिए इंपॉर्टेंट क्योंकि पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान स्ट्रेटेजिक लेवल ताल्लुकात हैं। दोनों अपने आप को ब्रदर ममालिक समझते हैं। और एक और खासी, पिछले कुछ दिनों के अंदर एर्दोआन की जो हुकूमत है उसने ऑपोजिशन सीएचपी और स्पेसिफिकली ऑपोजिशन सीएचपी के जो सबसे उभरते सितारे हैं इकरम इमाम ओलू, उन्हें टारगेट किया है। और उनके खिलाफ दहशतगर्दी के केसेस भी डाले गए हैं और दीगर केसेस डाले गए हैं। तो अम, एक तरफ तो वो हो रहा है और एर्दोआन की प्रोसिक्यूशन, क्योंकि एर्दोआन ने भी एक बंदा पकड़ा हुआ है वहां पे बहुत अरसे से, अब तो यानी कई साल होने को आ रहे हैं। सलाहद्दीन देमिरताश एक पकड़ा हुआ है उसने, वो है जाजा कुर्द। और दूसरा बंदा जो पकड़ा हुआ है उसने एर्दोआन ने, वो है अब्दुल्ला ओजलान। एर्दोआन ने तो नहीं पकड़ा था, वो तो खैर स्टेट ने पकड़ा था अब्दुल्ला ओजलान। तो उनको, वो दहशतगर्द भी हैं और रखा हुआ है ऑन द आउट्स। देमिरताश सियासी लीडर थे, उनको दहशतगर्दी के उनके ऊपर पर्चे काटे गए, उनको दबाने की कोशिश की गई। तो एक तरफ वो रहा है यहाँ पे, और पाकिस्तान आते हैं वो बड़े फैन फेयर के ऊपर, बड़े चौड़ा होके एक उन्होंने गाड़ी टॉक भी जो है टर्किश मैन्युफैक्चर्ड इलेक्ट्रिक वो दी। और यहाँ पे आके ये कठपुतलियों के साथ आके हाथ में हाथ मिला के, याद रखें एर्दोआन के और शरीफ खानदान के बड़े गहरे ताल्लुकात हैं। दोनों की जो सियासी आउटलुक है, इस्लामिक कैपिटलिस्ट इन्हें कहा जाता था एक दौर के अंदर। तो दोनों ही एक ही जमात से ताल्लुक रखते हैं और दोनों ही कैपिटलिज्म के अंदर बहुत यकीन रखते हैं। डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमिक्स के अंदर इनका बहुत रुझान है। और उसी तरीके से जिस तरह शरीफ खानदान का रुझान था। तो जब टर्की के अंदर डेवलपमेंट हो रही थी लेट 90s के अंदर, एर्दोआन साहब के आने से पहले वहां पे काम शुरू हो गया था, और एर्दोआन साहब जैसे ही उन्होंने स्टेरॉइड्स पे उस काम को डाल दिया, उसी तरीके से पाकिस्तान के अंदर भी ये डेवलपमेंट हो रही थी लेट 90s के अंदर। जब शरीफ खानदान मौजूद था, बड़ी स्कीम्स निकाली गई, डाइवो स्कीम, मोटरवे बनाने की, ये वो। तो डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स के ऊपर इनका, यानी कि कैपिटलिज्म और के डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते रहो और उसकी बुनियाद के ऊपर इकोनॉमी चल जाएगी।
तो ये एक हद तक बात सही है। और हम टर्की का एग्जाम्पल अब हम देखते हैं कि वहां पे इन्फ्लेशन इतनी बुरी हद तक फैल चुकी है कि लोगों के पास लिटरली खाने के पैसे नहीं है। तो अब आप देखें, अगर टर्किश लीरा और यूएसडी का रेट क्या चल रहा है, तो आपको पता लगेगा कि एक यूएसडी आपको अब 36 से 37 टर्किश लीरा लाके देता है। तो इकोनॉमी बिल्कुल ही केव इन हो चुकी है। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि लोगों के पास अफोर्डेबिलिटी की एक क्राइसिस आ गई है। अपार्टमेंट्स और दीगर और ऐसी चीजें क्योंकि डॉलर की मद के अंदर आगे बढ़ती हैं, तो लोगों के पास पैसे नहीं है और क्रेडिट नहीं है मार्केट के अंदर अवेलेबल कि वो जाके ये चीजें ले सकेंगे। ये तो एक लग्जरी हो गया, घर हो गई, गाड़ी हो गई, आम अशिया के लिए भी। फॉर एग्जाम्पल, आज से 3 साल पहले एक जापानीज रेस्टोरेंट के अंदर, हाई एंड आप नहीं कह सकते उसे, मगर एक जापानीज रेस्टोरेंट के अंदर आपको सुशी मिलती थी। फॉर एग्जाम्पल, आप जा रहे हैं अगर बाहर वहां पे अच्छे रेस्टोरेंट के अंदर, तो आपको मिल जाती थी वो 200 लीरा के अंदर। आज आप जाएंगे और इसके अंदर ऑब्वियसली एक करेंसी की भी एक फ्लक्स हुई है, तो 1300 लीरा तक आपको एक सुशी मिलेगी। इसी तरीके से आप दुरम, सुशी तो खैर बहुत दूर की बात है, आप दुरम अगर लेने जाते हैं मार्केट के अंदर, कुछ साल पहले अगर आप जाते थे तो आपको 100 लीरा के अंदर, 80 लीरा के अंदर आपको बेहतरीन दुरम मिलता था, यानी उनका जो रोल होता है शवरमा टाइप। अगर आज आप वो लेने जाएंगे तो आपको 500 से 600 लीरा तक का एक दुरम अब मिल रहा है जाके मार्केट के अंदर। तो इसकी वजह से क्या हुआ है, एक पूरा एक खड्डा खोद दिया गया है टर्किश इकोनॉमी के अंदर। मगर क्योंकि टर्की की पोजीशन इतनी स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है और एनर्जी ट्रांसफर और रिसोर्स और ट्रांजिट एरिया बना हुआ है, रशियन एनर्जी आती है, अजेरी एनर्जी आती है, यूरोप जाती है, इसराइल जाती है, तो उससे टर्की बहुत अपने आप को फायदे में देखता है। ऊपर से जो ट्रेड उनकी चलती है ब्लैक सी, मेडिटेरेनियन, उसके अंदर टर्की का बहुत बड़ा स्कोप है। टर्किश मिलिट्री पावर इस बार पहली बार हमने देखा कि 150-200 मिलियन डॉलर के उसने एक्सपोर्ट किए टर्की ने अपनी ड्रोन टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस करके। तो टर्की के पास ऐसी रिसोर्सेज हैं और स्ट्रेटेजिकली भी वो ऐसा इंपॉर्टेंट एक मुल्क है कि वो वेदर कर सकता है स्टॉर्म को। यहां तक कि उसके लोग बहुत ही अजियत की जिंदगी आजकल गुजार रहे हैं। पाकिस्तान के पास ऐसी कोई लग्जरी नहीं है। पाकिस्तान के पास ऐसी लग्जरी नहीं है और पाकिस्तान के पास ऐसी रिसोर्सेज नहीं है। और जो रिसोर्सेज हैं भी, वो चोरी, डाके, ये सब चीजें होके ट्रांसफर हो जाते हैं आपके यूएई या मुल्क से बाहर। और अब तो एक बहुत बड़ा डाका भी पड़ रहा है, पता नहीं कितने ऐसे डाके पड़ चुके हैं पाकिस्तान के अंदर कि सिचुएशन बद से बदतर एक वजह से हुई है ना, जब आप चोर और ऐसे डाकू मुसल्लत कर देते हैं और उनको फिर लेजिटिमेसी प्रोवाइड करते हैं आपके दोस्त ममालिक, मोहम्मद बिन जायद, स्टेट टू स्टेट, या रेचेप तैयब एर्दोआन, जो एक जमाने के अंदर इनको हम हीरो तस्वुर करते थे और कहा कहते थे कि जी ये हमारे इस्लामिक ममालिक के खलीफा हैं। कौन कहाँ खड़ा है, कौन कैसे खड़ा है, किसने किसका हाथ पकड़ा हुआ है, अब सब नजर आ रहा है। तो जो लोग ये इस गलतफहमी में थे कि जी एर्दोआन, एर्दुग्रुल, गाजी, ये वो बकवासियात, रियलिटी इज रियलिटी। रियलिटी ये है कि बीच में खड़ा है सिपा सालार, इधर खड़ा है छोटू मियां और उधर खड़ा है एर्दोआन। आप क्या समझते हैं बताएं मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। अपना ख्याल रखिएगा, अगली बार तक अल्लाह हाफिज।